हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हाउ एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग सिस्टम। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट और किस तरीके से जो रिएक्शन होने में बहुत घंटों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, वही रिएक्शन एंजाइम की हेल्प से कुछ फ्यू सेकंड्स में कितनी इजीली कंप्लीट हो जाती है। किस तरीके से एंजाइम की स्पेसिफिसिटी हेल्प करती है किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करने में, पहचानने में अपने रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को। पर क्वेश्चन ये है कि एंजाइम किस तरीके से पहचानता है अपने रिएक्टेंट को, कोई भी रिएक्शन है उसको किस तरीके से कैटेलाइज करता है, वो इतना हाईली स्पेसिफिक क्यों होता है नेचर में। और इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें एंजाइम के मैकेनिज्म को देखने के बाद कि एक्चुअल में हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि हाउ actually enzyme catalyze a reaction. So we are going to answer this question, that is how. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये एंजाइम को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ब्लू और रेड कलर के जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं दो डिफरेंट रिएक्टेंट ए और बी। यानी कि हम रिएक्टेंट बोलते हैं केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक लिविंग सिस्टम की तो वहां पर हम टर्म यूज करने वाले हैं सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ए और बी दो अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट हैं आ रहे हैं, उसके बाद क्या हो गया इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करके एक नया ये जो ए बी नाम का ये जो प्रोडक्ट बन गया है, इसको मैं बोल रही हूँ प्रोडक्ट पी। एक नया प्रोडक्ट बन रहा है और वो सिस्टम से बाहर चला जा रहा है, उसके बाद नए वाले और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये वाली जो शेप है इसकी, इधर से देखिए आप, यहाँ पर आपको गोल सी शेप नजर आ रही है ना। और जब बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस वाली साइड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको स्क्वायरिश शेप नजर आएगी। ठीक है, ये स्क्वायरिश शेप है मींस यहाँ पर शेप के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। यही चीज आप ऊपर वाले डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की हम बात करने वाले हैं। So enzyme catalyze chemical reaction that do not normally proceed under conditions such as neutral pH, mild temperature and aqueous solvent. जो conditions normal conditions के ऊपर जो reactions जो हैं normal conditions पे catalyze नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको example दिया था hydrolysis of sugar cane। ठीक है, cane sugar की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर आपको इसको हाइड्रोलाइज करना है मीन्स वाटर डाल के और आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे देन यू विल गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, राइट। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। लेकिन अगर आपको ग्लूकोज चाहिए किससे, सुक्रोज से, तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और आप जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड। अगर लिविंग सिस्टम में डालोगे तो लिविंग टिश्यूज को ही बर्न कर देगा। ये रिएक्शन तो बाद की बात हो जाती है, तो इसको आप लिविंग सिस्टम में नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या देखा, हमारी बॉडी के अंदर चीनी डाइजेस्ट तो होती है, कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इन्वर्टेज। तो मैकेनिज्म में जब हम बात कर रहे हैं तो इस एंजाइम ने, इस इन्वर्टेज ने जो रिएक्शन को करने के लिए आपको बहुत ही हार्श कंडीशन देनी पड़ रही थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन देनी पड़ रही थी। यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड तक का यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर बिना सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके आप इजिली इस सुक्रोज को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इन्वर्टेज। तो एंजाइम उन रिएक्शन को बहुत ही इजीली कैटेलाइज करता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल पीएच, थोड़े से मिल्ड टेम्परेचर के ऊपर एक्चुअल में नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एक नई टर्म जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट क्या होती है, ये वो साइट होती है जहां पर एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। देखिए आपको यहाँ पर जो ग्रीन सा डायग्राम दिख रहा है, पूरा जो सिस्टम है एक एंजाइम को डिनोट कर रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर ये यहाँ पर जाके कहीं सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा, ना ही यहाँ पर होगा। एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहां पर ही सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट अटैक कर सकता है, अटैच हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर शेप से भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ ये ही जो पॉइंट है यहीं पर रिएक्शन पॉसिबल है और किसी पॉइंट के ऊपर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट। सो वी कैन डिफाइन द साइट ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑन द एंजाइम इज नोन एज एक्टिव साइट। और इसकी जो शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड किससे कर रही है, आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसी को हम सबस्ट्रेट भी बोल रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द एक्टिव
site and is acted upon by enzyme is called substrate। तो यहाँ ये बात हो गई हमारे substrate और active site की। इसके बाद देखिए जैसे ही ये substrate इस active site के ऊपर आके bind हो रहा है तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद इसने यहाँ पर रिएक्शन को कैटेलाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये एक्टिव साइट है, इसके ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पर ये रिएक्शन करेंगे और इस अलग अलग जो हमारे सबस्ट्रेट है उनको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब ये प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब ये प्रोडक्ट क्या करेंगे, इसकी एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएंगे। अब ये एंजाइम फिर से रेडी है एक नई रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है एंजाइम्स आर बायो कैटेलिस्ट, और जब हमने बात कर ही दी कैटेलिस्ट की तो हमें ये भी पता है दैट कैटेलिस्ट आर दो सब्सटेंस which speed up the reaction without itself undergoing any change। मतलब खुद रिएक्शन में यूज नहीं हो रहे हैं लेकिन हाँ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, अभी देखिए दोबारा से यूज हो गए, अब दोबारा से नया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसीलिए इनका तो यूसेज हुआ नहीं, ये जो है बार बार यूज हुए जा रहे हैं। Okay, so we can say the function of an enzyme is to increase the rate of chemical reaction without affecting its equilibrium। enzymes जो हैं कभी भी equilibrium को affect नहीं करते, वो क्या करते हैं simply rate of forward reaction और rate of backward reaction दोनों को स्पीड अप कर देंगे। इसकी वजह से क्या हो जाती है, रिएक्शन जल्दी से हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, देन एंजाइम डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और द इक्विलिब्रियम। Okay, next is enzyme do not make more product, they just make product faster। जितने प्रोडक्ट पहले बनने थे बनेंगे तो उतने ही, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को बनने में जितना टाइम लग रहा था एंजाइम क्या करते हैं उस टाइम को कम कर देते हैं। तो एंजाइम के जो ये पूरा मैकेनिज्म है इसको हम समझ सकते हैं बाय लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अंदर क्या कंसेप्ट यूज किया गया है, यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंपेयर किया गया है किससे, लॉक और की से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबस्ट्रेट है इट इज बिहेविंग एज लॉक और की है इट इज बिहेविंग एज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको पता है जैसे कि हर एक ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, उसी तरीके से हर एक जो सबस्ट्रेट है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम से ही कैटेलाइज होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सबस्ट्रेट के लिए कोई भी एंजाइम लगाओगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट है उसको आप हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं इनटू ग्लूकोज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम डालना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे कि पेप्सिन डाल दिया तो क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को करना है हाइड्रोलाइज तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज करेंगे, एमाइलेज कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जिस तरीके से कोई भी लॉक है उसको खोलने के लिए एक उसकी अपनी पर्टिकुलर की होती है, वैसे ही एक सबस्ट्रेट को अनलॉक करना है या खोलना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। आप कोई भी रैंडम एंजाइम यूज नहीं कर सकते। तो हमेशा होगा क्या, पहले एक एंजाइम है वो एक सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम में आपको पूरा इतना पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद क्या होगा, आपने चाबी घुमाई और क्या हो गया, आपका लॉक खुल गया। यहाँ पे लॉक खुलने का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो अब कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और आपकी जो ताली है वो इंटेक्ट है, ठीक है। तो इसके हम ये बोल सकते हैं ये एक ताली जो है एक पर्टिकुलर टाइप के लॉक को, बहुत सारे लॉक्स को खोल सकती है। ये जो एक एंजाइम है अब इस चाबी को आप यूज करके दूसरा लॉक भी खोल सकते हैं। कौन सा लॉक खोलेंगे, जो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, जिसकी शेप मीन्स जो सबस्ट्रेट एग्जैक्टली इस ताली के कोरस्पॉन्ड होगा उसी को खोल सकते हो। ये नहीं आप कोई भी लॉक जाके खोल रहे हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप का जो एंजाइम है दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, वो एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट को ही कैटेलाइज करेगा और रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल से कंसीडर करके समझने की कोशिश करें हम। देखिए हेबर्स प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं, हेबर्स प्रोसेस को कहाँ पे यूज किया जाता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया
अमोनिया काफी यूजफुल होता है। आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं आपको पता है, हमारे फील्ड्स के अंदर जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं उसके अंदर क्या है, अमोनिया ही प्रेजेंट होता है। प्रोटीन लीशियस नेचर होता है। इसके अलावा ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर भी, बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होता है। ठीक है, तो अभी जो रिएक्शन है, क्या इजिली अमोनिया बन जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको पता है N2 और H2 है, और आपको पता है N2 को कैसे लिखते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। और हाइड्रोजन का तो चलिए ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनाना है NH3 टाइप का। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या इतने इजिली बॉन्ड टूट जाएंगे? तीन तीन बॉन्ड तोड़ने हैं आपको, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, उसके बाद फिर तीन नए बॉन्ड बनाने भी हैं। तो क्या ये रिएक्शन आपको इतनी इजी लगती है, ऐसी हो जाएगी? नहीं, इस रिएक्शन के लिए भी हमें क्या है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और वो एंजाइम क्या है, आयरन। यहाँ पर आयरन के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। और प्लस आप बात करें, यहाँ भी एक आयरन का साथी भी होता है, उस साथी को क्या बोलते हैं हम, प्रमोटर। और प्रमोटर कौन है यहाँ पर, मोलिब्डेनम है। यहाँ पे काफी हार्श कंडीशन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि बहुत ही हाई प्रेशर है, 200 बार प्रेशर है, टेम्परेचर भी काफी हाई रखना पड़ता है, तब जाकर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अमोनिया मिलता है। सो यहाँ भी ये एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। तो सॉरी, यहाँ पर एंजाइम कैटेलिसिस नहीं है, लेकिन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटेलिसिस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रही है ये रिएक्शन, इसीलिए। सेम दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कैटेलिसिस। हमारा कैटेलिसिस टॉपिक जो है उसका लास्ट लेक्चर है, कैटेलिसिस कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात करें, पी ब्लॉक में भी आता है, दोबारा से आएगा, तो आप अच्छे से कर ले तो आपको बाद में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है किसके लिए होता है, दैट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अभी आप रिएक्शन लर्न नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान दीजिए, जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है ये प्लेटिनम के बिना होना बहुत ही मुश्किल है, मीन्स होगी, बहुत टाइम लगेगा, कितनी साल लग जाएंगी, फिर इतने सालों बाद होने का क्या फायदा, हमें तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन है इसमें किसका यूज किया जाता है, प्लेटिनम का। सेम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, चेन रिएक्शन है, लास्ट स्टेप में जाकर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कैटेलाइज्ड बाई प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, और वी कैन से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई रखना पड़ता है, दैट इज 673 टू 723 केल्विन, बहुत ही हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है, तब जाकर कि ये रिएक्शंस होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।